जो हमारी ये लोक भाषा है, लोक संस्कृति है, बोली है, इसकी विरासत है, आपने उसमें बिना छेड़छाड़ किए और बिना कुछ एडिशनल किए उन रचनाओं को सामने रखा है। क्या कभी मन में नहीं आया है कि इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके और प्रसिद्धि की प्राप्ति करो? एक चीज़ और है, आप एक प्रोफेसर भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान देते हैं, तो उसके अलावा गायन के क्षेत्र में अपनी लोक भाषा, लोक बोली, इसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भी आप अथक प्रयास कर रहे हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कैसे कर पाते हैं? नमस्कार, दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में ऐसी शख्सियतों को आपसे रूबरू कराते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज के प्रति निष्ठावान रहते हैं और अपना विशिष्ट योगदान देते हैं। चाहे वो शोध का विषय हो, चाहे वो विज्ञान का विषय हो, या समाज के जो लोक कथाएं हैं, लोक संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसकी विधाओं पे जो व्यक्ति काम करता हो, ऐसी शख्सियतों से आपसे रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हम ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू करवा रहे हैं जिनके विशाल व्यक्तित्व को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, साहित्यकार, कवि आदरणीय ओम बधानी जी। बधानी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बधानी जी, जो हमारी लोक संस्कृति है, खासकर हमारे गढ़वाल की, जब हम किसी अच्छे कार्य को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इष्ट और पितरों की वंदना करते हैं। क्यों ना इस कार्यक्रम में भी हम सबसे पहले अपने इष्ट की वंदना करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका एक प्रसिद्ध भजन है, तामा की तमोली जी, अगर अपने कंठ से धारा प्रवाहित कर दें तो हमारे जो कर्ण है वो बिल्कुल मग्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को भी उसका आनंद मिलेगा। जी, जरूर जरूर। ये गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान शिव नागराज की स्तुति वाला एक लोकगीत है। इसका कुछ अंश जैसा कि आपने कहा। तामा की तमोली, तामा की तमोली, हे घांगूर मोला, तामा की तमोली। मैंने सुपिनियों में देखी तेरी बाकी रमोली, दुरु फैल्या सड़ घनी बांझ कुलाई। मैं द्वारिका नारायण छो कृष्ण कन्हैया, हे घांगूर मोला मैं जगा दियाल, हे घांगूर मोला मैं जगा दियाल। अरे झारखंडी माल झाड़ी दे दो जवाब, हिटदा बटोई जगानी मिल दी। कि सैनी माने बागी मेरी भेरियों को बाणा, तलवाला सेम मेरी भैंसियों को बाणा, तलवाला सेम मेरी भैंसियों को बाणा। नितनी ले गया नाग, परेड़ी ले गया बाग, छलबली कृष्ण कुदरत तब तई सेम संध्याओं दी पूजा, 10 घड़ी की संध्या 20 घड़ी पूजा। हाँ, 10 घड़ी की संध्या 20 घड़ी पूजा। अरे पर गटा सेम पर गटा हुए भगवान, देवताओं को देवता नरु को नारायण, देवताओं को देवता नरु को नारायण। हाँ, देवताओं को देवता नरु को नारायण। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अपने कंठ से इस धारा प्रवाह को दिया है, जो हम तृप्त हो गए हैं और हमारे जो श्रोता हैं कहीं ना कहीं उनके मन और मस्तिष्क में ये चीज़ भेजी होगी। एक जिज्ञासा थी जी, आपने जो ये लोक गायन है इसकी यात्रा कब और कैसे शुरू की? डोभाल जी, यात्रा तो मुझे लगता है चाहे न चाहे ये बचपन से शुरू हो गई थी जी।
कक्षा 2-3 के बाद जब से थोड़ा सा होश आया, उस समय से ही मैं गांव में रहता था। तो गांव में हमारा काम था गाय चुगाने के लिए जाना, घर के जो भी काम होते थे गांव में वो सब किए। जी उसी दौरान जंगलों में बस स्वतः ही गीत निकलते थे। जी उस दौरान जो प्रचलित गीत होते थे आदरणीय नयन सिंह नेगी जी के, चंद्र सिंह राही जी के, जी गोपाल बाबू गोस्वामी जी के, जी उन सब के गीतों को गुनगुनाना, बस वहाँ से संस्कार बनता चला गया। फिर मैं पढ़ाई के लिए उत्तरकाशी आया जी और उत्तरकाशी में स्कूल के मंचों पे, स्कूल के कार्यक्रमों में सब चलता रहता था। लेकिन बहुत गंभीर रूप से 1990 में जब मैंने अपनी इंटर की परीक्षा पास कर ली, जी उसके बाद मैं मंच से जुड़ा, नाटक और थिएटर से जुड़ा। और फिर ये यात्रा चलते चलते 2003 में जी मैंने फिर अपना पहला एक ऑडियो कैसेट तैयार किया जी टी सीरीज कंपनी के माध्यम से। जी बस वहाँ से यात्रा शुरू हुई और अब निरंतर जारी है। बहुत सुंदर। जो हमारी ये लोक भाषा है, लोक संस्कृति है, बोली है, इसकी विरासत है, आपने उसमें बिना छेड़छाड़ किए और बिना कुछ एडिशनल किए उन रचनाओं को सामने रखा है। क्या कभी मन में नहीं आया है कि इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके और प्रसिद्धि की प्राप्ति करो? डोभाल जी देखिए, मूल रूप से गायन ये मेरा अर्थ प्राप्त करने का जरिया नहीं है जी ये मैं मेरा एक पैशन है, शौक है जी बस, उसके लिए मूल रूप से करता हूँ। जी और उस काम को करते करते अगर कुछ अर्थ अर्जित हो जाए तो वो अलग विषय है, लेकिन मूल रूप से मैं ये अपने शौक के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने अपना जो पूरा गायन का जो फोकस किया है शुरू से ही, जब से मैंने पहला कैसेट ही बनाया था जी तब से ही हमारे जो गढ़वाली गीत हैं, जो हमारे लोक वादक जो गांव में होते थे उनके द्वारा गाए जाने वाले रासो गीत थे, तांदी गीत थे, थड़िया, चौफला, झुमेलो, वो जो हम सुनते थे वो इतने मीठे होते थे कि वो संस्कारों में बनते चले गए। और वो धीरे धीरे हमको मतलब एक अभ्यास हो गया उसका। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इन गीतों को जाना समाज में ज़रूरी है, क्योंकि वो मौखिक जो हमारा इतिहास था वो आगे, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो आगे इन्हीं गीतों के माध्यम से बढ़नी है। तो मैंने उन पर फोकस करके, और मेरा सौभाग्य ये रहा कि अपने लिखित गीतों के साथ साथ मेरे लोकगीत भी खूब प्रचलित हुए हैं। और पिछले 20 सालों से करीब मैं इस फील्ड में हूँ, और कुछ गीत तो निरंतर आज भी जो है वो बजते हैं, लोग सुनते हैं और बड़ा स्नेह आशीर्वाद देते हैं। बहुत सुंदर। आप साहित्यकार भी हैं जी, कवि भी हैं, तो ये कविता वाला, ये कवि हृदय, ये कब से जागृत हुआ? अब कविता वाला मेरे को ध्यान है, मेरे दादाजी होते जब थे तो वो कुछ पुराने गीत थे उस समय गुनगुनाते थे जी। अब वो उस समय से मुझे लगता है वो पैतृक संस्कार था कुछ क्षणिकाओं को रचने का जी। लेकिन मूल रूप से मैं आपको बताऊं, ये 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था जी, मैं उस समय एक नाटक ग्रुप में था। तो हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरी विधा गायन की थी तो हमने, और मेरा जो ग्रुप था, हम लोगों ने प्रभात फेरियां निकाली, जन जागरूकता रैलियां निकाली जी। अब उस समय उन प्रभात फेरियों के लिए हमको गीतों की आवश्यकता थी जी। तो फिर वहां से वो आवश्यकता हो गई गीतों को रचने की। तो हमने बहुत सारे लोगों के, नयन सिंह नेगी जी के, जहूर आलम, बल्ली सिंह चीमा, अतुल शर्मा, ऐसे जो दिग्गज हमारे साहित्यकार, जन कवि और कवि हुए हैं, उनके गीतों को तो गाया ही। फिर कुछ गीत मैंने आवश्यकता और परिस्थिति के हिसाब से खुद भी रचे जी। उस समय गाना शुरू हुआ। फिर संयोग से हमारे जो गढ़रत्न नयन सिंह नेगी जी हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, मैं उन्हें गुरु भी मानता हूँ। तो वो उत्तरकाशी में ही थे जी जी। तो कुछ एक गीत मैंने ऐसे ही, उससे पहले जो मैंने लिखे थे वो जनगीत थे, जनगीत, आह्वान गीत जैसे थे। लेकिन एक सामान्य गीत गढ़वाली का वो मैंने रचा और उनको दिखाया जी। उनसे कुछ टिप्स लिए, गीत को लिखा कैसे जाता है, उसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सब करके फिर वो उनके मार्गदर्शन में और फिर आगे ये बढ़ती चली गई। और फिर वो इतना आगे बढ़ा कि मैं अब तक करीब 3 अपनी किताबें वैसे लिख चुका हूँ जी। और 2 नाटक
गीत नाटिकाएं 2-2 घंटे की जी पूरी गीत नाटिकाएं हैं। जैसे वो हमारे 2 वीर भड़वे हैं, राणा गंभीरू जी और नरू बिजुला, नरू बिजुला उनकी बड़ी प्रचलित और कथाएं भी हैं, गीत जी भी जी हैं, जी उन पे लिखे हैं, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रदर्शन किया था। और मुझे बड़ा अच्छा स्नेह और सम्मान मिला इन नाटकों बहुत से। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अपनी पूरी एक लाइफ की कहानी बताई कि किस तरह से आपने शुरू किया है, किस तरह से आप आगे बढ़े। कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब रहता हो और जो आपको लगता हो कि इस वर्तमान समय में भी वो समाज को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है, चाहे वो अपनी लोक भाषा है हो, लोक जो विरासत है उसके उसमें हो, तो ऐसा कौन सा गीत है जो अभी भी आपके दिल के बहुत करीब है? अन्य गायकों के काफ़ी गीत हैं जो मुझे कचोटते हैं कई बार, लेकिन आज की हमारे समाज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी उन परिस्थितियों के हिसाब से जो मैं असल में हमारे यहाँ क्या था कि पहाड़ी लोग बहुत निर्मल, निश्चल, निष्कपट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा ये जो राज्य बना, राज्य बनने के बाद हम लोग पहाड़ों को छोड़ के मैदानों में आ गए, और धरती का असर बोलें या समय का असर बोलें कि हमारे व्यवहार में भी दोगलापन आना शुरू हो गया। जी पहाड़ियों के भी, मैं जी सब नहीं, हाँ, लेकिन और राजनीति में तो ज्यादा ये दिखाई देता है, जिनके अंदर स्वार्थ आ गया हो, स्वार्थ की भावना जागृत हो स्वार्थ गई। की भावना जागृत हो गई। हर बात हर किसी के लिए नहीं है। जी जी। तो वो जब मुझे राजनीति में जो थोड़ा सा दोगलापन सा दिखाई दिया और वो सब चीजें, तो वही गीत के रूप में निकला था। जी उसके कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। जी जी जरूर। कि भलुनी लग दो भेजी, भलुनी लग दो, भलुनी लग दो भेजी, भलुनी लग दो, बोल कुछ और कन कुछ और, यनो दुमुख्या व्यवहार भेजी, भलुनी लग दो, यनो दुमुख्या व्यवहार भेजी, भलुनी लग दो, कि अफू बस्या तुम दिल्ली देहरादून शहरुमा, अफू बस्या तुम दिल्ली देहरादून शहरुमा, अरे अफू बस्या तुम दिल्ली देहरादून शहरुमा, अरे गाना गीत पलायन को भेजी, भलुनी लग दो, गाना गीत पलायन को भेजी, भलुनी लग दो, मॉडर्न जमानो नयो फैशन पैरवार संस्कार, मॉडर्न जमानो नयो फैशन पैरवार संस्कार, के मॉडर्न जमानो नयो फैशन पैरवार संस्कार, पर फटिया खातड़ा नांगो गात भेजी, भलुनी लग दो, चिरिया जुनखा नांगू गात भेजी, भलुनी लग दो, यनो दुमुख्या व्यवहार भेजी, भलुनी लग दो। ये गीत की विषय वस्तु यही है कि हम यहाँ आके अपने संस्कारों को थोड़ा सा भूलते चले जा रहे हैं। हमारी जो निश्चलता, निष्कपटता थी, वो थोड़ा सा छिन्न भिन्न सी हो रही है। एक सुंदर सा कटाक्ष है आपकी तरफ कुछ से। कोशिश, हाँ जी, ऐसा कुछ कोशिश क्या, ये बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। एक विधा है हमारे यहाँ, और जैसे हमारे यहाँ जीतू बगडवाल है, गंगू रमोला है, पांडव वार्ता है, उसको गाकर सुनाया जाता है। उसकी पूरी कहानी जो उसकी स्टोरी है उसको हम गाकर सुनाते हैं, जिससे आम जन को भी जो है वो समझ में आता है। तो इसमें हम कुछ एडिशनल नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते हैं, जो रखी हुई उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे गायन में किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? डोभाल जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोकगीतों में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं जी। लोकगीत इसीलिए लोकगीत है कि वो लोक से चलता हुआ चला आ रहा है, सालों सालों सदियों से। जी। कभी कुछ और रहा होगा, एक गीत में नई नई परिस्थितियों के साथ साथ नए नए घटनाक्रम जुड़ते चले गए और कुछ नए नए अंश जुड़ते चले गए, हो सकता है कुछ छूटते भी चले गए। एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन लोकगीत का जो एक भाव है वो प्रभावित ना हो, और उसकी जो मूल
संकल्पना है या मूल आत्मा है वो प्रभावित ना हो, जी, ये वही कर सकता है जिसने समाज को जिया है, उस लोक को बिल्कुल। जिया है। और प्रयोग करने भी तभी चाहिए अगर हम उसके बारे में विस्तार से उसकी आत्मा को समझते हैं, जी, है ना। तो ये जहाँ तक कठिनाइयों का विषय है तो उसके दो चीज़ें थी। एक तो उन चीज़ों को खोजो जी, और उसको सामने आगे बढ़ाओ। जी, अब होता क्या है कि समय के साथ साथ समाज में जो हमारा रहन सहन जीवन है, हमारी जो मान्यताएं वो बदलती चली जाती हैं। जी, आज के समय में बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें थीं जो आज के समय में सामयिक नहीं है। जी, तो वहाँ पे मेरे को लगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने छेड़ा नहीं पर विड्रॉ की हैं, जी, जो जहाँ पर मुझे लगा कि ये आज के समय में मेरे उस समाज के हिसाब से खराब होगी खराब हो या गई। गलत इसका समाज में जाएगा प्रभाव, जी, तो वो कुछ हटाई हैं, कुछ करी हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश ये करी है कि जो लोकगीत है उसकी आत्मा वो सब चीज़ें बनी रहें। हो सकता है कि कहीं लय थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी हो या धुनों में थोड़ा माधुर्य लाने के लिए कुछ कर दिया हो, करें। वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं किया कि उसका वो मूल रहने मूल दिया, खंडित ना हो। मूल खंडित हाँ, नहीं किया है। वो नहीं करा। जी, यही शैली आपकी जो है दूसरों से अलग बनाती है। जी। लेकिन एक चीज और है, आप एक प्रोफेसर भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान देते हैं। तो उसके अलावा गायन के क्षेत्र में अपनी लोक भाषा, लोक बोली, इसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भी आप अथक प्रयास कर रहे हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कैसे कर पाते हैं? डोभाल जी, मुझे लगता है टाइम पर्याप्त होता है। जी, होता क्या है कि मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह तो निरंतर होता ही रहता जी, है ना। हम 24 घंटे हमारे पास हैं और 24 घंटे हम एक सा काम भी नहीं करते। जी, जी, बिल्कुल। मेरा यह है कि मेरे ड्यूटी के अलावा ड्यूटी के पहले का और ड्यूटी के बाद का समय पूरा मेरा होता है। जी, और जिस समय और लोग और प्रकार के काम कर रहे होते हैं, मैं इस काम पे अपने को फोकस रखता हूँ। जी, तो मैंने अपनी ऊर्जा का प्रवाह 2 कामों पे रखा हुआ है, अपने जॉब पे और अपने इस काम पे। जी, और बीच-बीच में समाज, लोक के लिए भी जितना समय निकल पाता है वो है। हाँ, ये है कि मेरी दुनिया इन सब से बाकी अन्य कामों की तरफ नहीं है। नहीं, इस काम पे ही फोकस है। इसलिए निकल जाता है सुबह का टाइम, शाम का टाइम और जब खाली होता हूँ तब का टाइम। और मेरा सबसे अच्छा समय होता है तब जब मैं अकेला होता हूँ। बहुत सुंदर। जब भीड़ नहीं होती तो समय मैं बहुत कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ। जी, तो कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा समय समर्पित हो जाए इन चीज़ों के लिए। आप पूरी तरह से समर्पित हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि परिवार ने कहा हो कि हमारे लिए तो समय ही नहीं है आपके पास? तो कभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई है जिससे आपको भी मन के अंदर कहीं लगा, यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन अपने परिवार को, जो मेरे ऊपर आश्रित है, उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ और ये कमी कहीं ना कहीं खलती हो? नहीं, ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा हूँ कि परिवार का भी मुझे निरंतर सपोर्ट मिला है। जी, और बहुत सारा समय मैंने, ये ज़रूर है कि परिवार के समय में से चोरी किया समय। जी, और ईश्वर की कृपा ये रही कि उनको भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि मैं मैनेजमेंट इस तरह से कर लेता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार से संबंधित जो उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भी मैं पूरी कर पाऊँ, वहाँ पर उनको भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो चल रहा है। ऐसा कुछ आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक आप कवि भी हैं और अभी हाल ही में आपने उम्र को लेके, जी, जो जी। व्यक्ति की ढलती हुई उम्र है, पानी की तरफ बहती रहती है और उसको गर्व रहता है कि मैं अब तरुण अवस्था में आ गया हूँ, और उसके अंदर जो उत्साह, जो जोश रहता है, उस जोश में वो कभी कभी दूसरे मार्ग पे भटक जाता है। तो उनको आप सांकेतिक रूप में आपने एक बहुत अच्छी जो है कविता, अपनी रचना को सामने रखा है, लटलियों का बन। अच्छा, उनकी अगर 2 लाइनें या जितना आपसे बन पड़े। जरूर जरूर जरूर। जी, ये गीत डोभाल जी मूल रूप से मेरी अपना जो मैंने भोगा जी, जी, उसको जी, अक्षर से वो प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर। और किस किस तरह के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आने लगते हैं, खास करके 40 साल के बाद जो ढलान शुरू होती है। जी, जीवन का पता तो किसी को नहीं है कितना है,
लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि 50 साल के बाद हमारा जीवन का उतार शुरू हो जाता है जी और 40 साल के बाद जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं शरीर जी, के बिल्कुल वो दिखने बैठ जाते हाँ हैं। दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ। आंखों का है, हमारे सोचने का है, हमारी स्मृति का है, हमारे दांतों का हाँ है। दांतों का, बोलने का, हर चीज जी पर असर पड़ना शुरू होता है। होता है। हालांकि वो इतना क्षीण सा होता है कि महसूस नहीं होता, जी लेकिन होता चला जाता है। जी तो उसको प्रस्तुत किया है जी जी स्वागत। कि लटूलियों का बण सेता फूल हैसण बैठी गिन, लटूलियों का बण सेता फूल हैसण बैठी गिन, भुलायब जवानी को बसंत पैटण बैठी गे, हे भुलायब जवानी को बसंत पैटण बैठी गे, कि मुखड़ी पाखी मां झुरियों का कांडा हैसना भुला, मुखड़ी पाखी मां झुरियों का कांडा हैसना भुला, भुलायब जवानी को हैरालू सुखण बैठी गे, हे भुलायब जवानी को हैरालू सुखण बैठी गे, कि स्याणी हुर स्योणी ढक्योणी नो नवण लो फेणो, स्याणी इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो है प्रेशर कर रही है कि नई नई चीजें खाओ, नया नया काम करो, काया डरोणी हिकमत बोलोणी ताकत ठगोणी, शरीर डरा रहा है, हिम्मत जोश दे रही है, लेकिन ताकत जो है फिर बाद में ठगा देती है। स्याणी हुर स्योणी ढक्योणी नो नवण लो फेणो, काया डरोणी हिकमत बोलोणी ताकत ठगोणी, उमर को सूरज मुंड ऐच है गे भुला, उमर को सूरज मुंड ऐच है गे भुला, भुलायब जवानी को घाम अछेण बैठी गे, हे भुलायब जवानी को घाम अछेण बैठी गे। खरसो मयाव सो जोड़्यासी पट गोला भेटेणु, यूंदरी साड़ बांधसी पितोणु झुरोणु, के खरसो मयाव सो जोड़्यासी झप गोला भेटेणु, यूंदरी साड़ बांधसी पितोणु झुरोणु, के खुद सजी धजी मेवासी भीड़ घड़ेणी भुला, खुद सजी धजी मेवासी भीड़ घड़ेणी भुला, भुलायब जवानी को थोलू छटेण बैठी गे, हे भुलायब जवानी को थोलू छटेण बैठी गे, के लटूलियों का बण सेता फूल हैसण बैठी गिन, भुलायब जवानी को बसंत पैटण बैठी गे। बहुत सुंदर। आपकी ये कविता एक बार सोचने को मजबूर कर लेती है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन क्या है और इस पे घमंड करना कितना सही है, गर्व करना कितना सही है, और आप इस जीवन को किस स्तर पे ले जा सकते हैं और समाज को है क्या योगदान दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आपकी क्वालिटी अलग हो सकती है, आपकी योग्यता अलग हो सकती है, आप उस रूप से अपने समाज को योगदान दे सकते हैं। हमारा जो ये उत्तराखंड की धरती है इसको देवभूमि कहा जाता है और कुदरत ने वास्तव में इसको बहुत अच्छे उपहार दिए हैं। नदियाँ दी हैं, अपने पर्वत दिए हैं, मंदिर दिए हैं और सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। इसके बावजूद ऐसा क्या है
कि हमारे लोगों को पलायन करना पड़ता है? ये कौन सी बीच में ऐसी दरार आ गई है? आप इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए डोभाल जी, इसके लिए पलायन के लिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हम अपने लोगों को या स्वयं को भी दोष नहीं दे सकते जी। मनुष्य को जीवन जीने के लिए संसाधन चाहिए जी। एक समय था जब हम गांव में रहते थे, खेती करते थे, खेती किसानी होती थी, वहीं पर अपना जीवन चलता था। जी। उस समय हमारी आवश्यकताएं, हमारा रहन सहन उसी प्रकार का था। जी। आज समय बदला है। समय बदला है तो मनुष्य की आवश्यकताएं, रहन सहन, हर चीज बदल गई है। जी। अभी हुआ क्या है कि हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई लड़ी जी। वो अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए मूल रूप से लड़ी थी। बिल्कुल, है ना। विकास के लिए, पलायन के लिए और सांस्कृतिक पहचान, तीन हमारे मुद्दे थे। इनमें पलायन और संस्कृति दो अहम मुद्दे होते थे। जी। अभी राज्य बनने के बाद हमारा अपना राज्य तो हुआ जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम जो सुविधाएं थी वो आज तक गांव तक नहीं पहुंचा पाए हैं उस तरह से कि आदमी अपने गांव में ही टिका रहे। जी। अच्छा, हर आदमी की नीड है, आवश्यकता है। जी। तो इंसान सुविधाओं के लिए भाग रहा है, यानी उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए जो कि हमारे राज्य के जनपद मुख्यालयों के कस्बों में भी नहीं है फैसिलिटीज। बाकी 2 ब्लॉक के स्तर तो छोड़ दीजिए, हल्की फुल्की फैसिलिटीज हैं, उस लेवल का नहीं चलता। अच्छा, अच्छी शिक्षा चाहिए जी। तो शिक्षा के लिए भी अब अलग अलग प्रकार की माना हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो फैसिलिटीज नहीं है उसमें, नहीं है। हमारे पहाड़ों में नहीं है। हाँ, इंटर लेवल तक या मिडिल लेवल तक तो है, फैसिलिटीज मिल जाती हैं और लोग रहते भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब बच्चा 10 या 12 पास कर लेता है उसके बाद माँ बाप को भागना पड़ता है क्योंकि उसको अपने बच्चे को ये जीवन की जो लड़ाई चल रही है, इतना बड़ा कंपटीशन हो गया है, उस कंपटीशन के योग्य बनाना है जी। आज की पीढ़ी में वो ताकत नहीं रह गई है कि वो गांव में खेती करे, किसानी करे, वहां से कुछ अर्जित करे। एक कारण और भी हो गया है कि अभी हम देखते हैं पहाड़ों में सुअर, बानर जो है वो सुअर हो गए, बानर हो गए, ये क्या कर रहे हैं, खेती को चौपट कर रहे हैं। तो वहां से भी आय है नहीं जी। तो मजबूर हो रखा है इंसान कि वो भागे इधर को जी। पहले हमारी अर्थव्यवस्था होती थी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, है ना जी। एक कोई परिवार का 1 या 2 आदमी जो है वो नौकरी करते थे जी। वो खर्चा भेजते थे और घर में जो थे उनका इस तरह से उधर अन्न पानी तो खेत से होता था जी। और बाकी चीजें उस पैसे से होती थी। लेकिन अब परिवार संयुक्त नहीं रह गए, एकाकी परिवार हो गए। हर एक व्यक्ति का अपना परिवार है तो उसकी अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको संसाधन जुटाने। तो ये पलायन के बड़े कारण है। अभी ये बहुत अच्छा हुआ है कि गांव तक सड़क तो पहुंची और कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, गांव में लाइट पानी की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम वो माहौल नहीं तैयार कर पाए हैं कि जो गांव का निवासी है वो गांव में रहे और गांव को डेवलप करके राज्य के साथ साथ अपना विकास भी करे जी। तो ये एक फेज चल रहा है पलायन का। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे शहरों में रहन सहन और जीवन है वापस होगा ये जी। लेकिन सरकारों को इसके लिए चाहिए कि वो व्यवस्थाएं और संसाधन जुटाएं वहां पर गाँव में, ताकि लोग अपने गाँव में रह करके वहां पर फोकस करें और गाँव के विकास के साथ साथ एक कोऑपरेटिव विकास हो और उस पर राज्य का भी भला होगा हमारा। जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हमारे यहाँ जो पर्यटन का क्षेत्र है जी वो बड़ा पीक पे जा रहा है, उसमें भारी वृद्धि होती दिखाई दी है। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि गाँवों में अब सारी सुविधाएं ज़्यादातर आ गई हैं। आपकी स्कूल भी आ गए हैं, आपकी बिजली है, आपकी सड़क है, आपका पानी है, वो बेसिक चीज़ें आ गई हैं। लेकिन फिर भी लोग गाँवों को छोड़कर नज़दीकी बाज़ारों में किराए पे रह के अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं और अपना वहीं जो है अपना रहन सहन कर रहे हैं। अब गांव थोड़ी दूर पे है लेकिन वहाँ जाना वो पसंद नहीं करते हैं। इस मानसिकता को हम किस प्रकार से बदलने की कोशिश करें? देखिए, इसमें क्या है कि मानव का स्वभाव है इस तरह से आगे बढ़ना और विकास यात्रा का मूल सिद्धांत भी यही है कि नए नए टास्क, नई नई
सोच नए विचार के साथ इंसान आगे बढ़े। जी। तो ये हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हम गांव का आदमी कस्बों का, शहर का, बड़े शहर में जा रहा है, इसको रोक नहीं सकते। जी। इसको रोका जा सकता है, बस हमें ग्राम केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। जी। यानी एक कुछ पॉकेट बना करके गांव के विकास पर फोकस करना पड़ेगा। हर प्रकार के संसाधन वहां पर हो, वहां पर जो गांव का निवासी है वो अर्थ भी अर्जित कर पाए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, तब हो सकता है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि सारे गांव में, अभी हम जैसे इधर जाते, दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं, माना हम उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में जाते हैं, वहां पर सेब की बहुत अच्छी खेती होती है, वो लोग लाखों करोड़ों रुपए वहां से अर्जित कर रहे हैं, और फिर रहते वहीं पर है, अपने घर उन जगह जगह बनाए हुए। इस प्रकार से हम अर्थ से जुड़ी हुई कुछ चीजें अगर गांव की तरफ करें, इस प्रकार के पे फोकस करें, तो वो हो सकता है। आपने पर्यटन की बात करी, देखिए पर्यटन उत्तराखंड का मूल जो आधार है हमारी अर्थव्यवस्था का, लेकिन हो क्या रहा है अभी, जैसे पिछले साल की हम बात करते हैं तो हमारे गंगोत्री यमुनोत्री 4 धामों में लाखों लोग आए, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो गया, है ना। वो डेंसिटी बढ़ गई और हमारे पास स्पेस उतना कम नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है। तो अगर हम उस पर फोकस करें कि 10 लाख लोग आते हैं तो फिर हमारा क्या प्लान होगा, 20 लाख हो जाएंगे तो क्या होगा, उस पर फोकस करें, वो देखना होगा। हमारे यहाँ एक दिक्कत और है कि जो पर्यटन है, खास करके अगर 4 धाम का मुख्य है जी, बाकी घूमने वाला जो पर्यटन अलग प्रकार का शहरों तक सीमित है, लेकिन जो बड़ा पर्यटक हमारे यहाँ आता है वो 4 धाम यात्रा पर ही आता है, और वो मुश्किल से 2 महीना पूरे साल में 3 महीना ही चल पाता है जी। उसके बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशन है चेंज होती है, बारिश का है, बाढ़ का है, कई प्रकार का। तो उन सब से हम कैसे किनारे हों, कैसे उनसे बचें और एक पूरे वर्ष भर का पर्यटन विकसित करें, ऐसा कोई मॉडल तैयार करें, तो उससे हो सकता है। अगर हमें पहाड़ों में सारी व्यवस्थाएं मिलना शुरू होगी तो हम क्यों यहाँ पर आएंगे? अब वहाँ पर कई बीघा की जमीन छोड़ के हम 5 बिस्वा, 6 बिस्वा, 2 बिस्वा में यहाँ बैठे हुए, तो वो व्यवहारिक नहीं है। लेकिन अगर मेरा बच्चा वहाँ पर पढ़ने के लिए उसके पास पूरा संसाधन है, अगर मेरे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए, सेवा के लिए और उनकी जो मेडिकल एड है उसके लिए फैसिलिटीज हो जाए, तो फिर हम क्यों यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल। ये हमारा जो पर्यटन है, लाखों लोग इसमें आते हैं, ये जरूर आते हैं, लेकिन वो होटलों तक सीमित रहते हैं, जिस पर्यटन स्थल पे जाते हैं वहाँ तक सीमित रहते हैं। हम अपनी संस्कृति को उनके बीच में उस तरह से सामने नहीं रख पाते हैं जिस तरह से अन्य राज्य रखते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं खामी कहाँ पे दिखती है आपको? देखिए, इसमें इस बारे में मैंने कई बार सोचता भी हूँ कि आदमी आया, गंगोत्री गया, गंगोत्री से वापस यमुनोत्री गया, फिर निकल गया, लेकिन भाई गंगोत्री के बीच में तो हरसिल भी तो बहुत अच्छा है, तो उसको हमने क्यों डेवलप नहीं किया? या हमारा जो मुखबा गांव है जहाँ माता गंगा रहती हैं, या भटवाड़ी के बहुत सारे वारसू है, रैथल है, या आपके उधर केदारनाथ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी, चोपता बहुत अच्छी जगह है, पर वहाँ पे सेलेक्टिव हमारा टूरिस्ट जाता है, बिल्कुल, है ना। तो क्यों जाए ऐसा? सारा टूरिस्ट सब जगह क्यों ना जाए? वही कार्य संस्कृति हमें डेवलप करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी और एक अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अच्छा, महाराष्ट्र से आने वाला या केरल से आने वाले आदमी को क्या पता कि कौन, उसने केवल 4 चीज सुनी हुई है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, उसके अलावा बीच में जो बहुत सारी चीजें हैं उसको पता नहीं है। तो हम उस नक्शे को अपना ब्रॉड करें और आम आदमी तक वो बात पहुंचे कि भाई फलाना जगह भी है, उसको देखा जा सकता है। पैसे की कमी लोगों के पास नहीं है, लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, खर्चा करने आ रहे हैं, तो हम, लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम उसको पूरा सा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो उसकी इच्छा है कंप्लीट सर्विस को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम अर्थ भी जो है अपना उस प्रकार से नहीं ले पूरा फायदा हम जो उठाना चाहिए तो नहीं उठा पाते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि जैसे ये मेरी पर्सनल सोच मान सकते हैं आप, या मेरा दृष्टिकोण मान सकते हैं, जो मैंने परखा है, हमारा जो उत्तराखंड का संस्कृति विभाग है, उसके यहाँ की संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए उन लोगों को हायर करता है जिनको यहाँ की ना बोली भाषा पता हो, ना यहाँ के रीति रिवाज पता हो, ना विरासत हो। आप जैसे जो वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर लिया है और विशिष्ट योगदान इसमें दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको बुला के आपको पीछे की ओर धकेलती है। तो इसमें आपको क्या लगता है, उनका मनसूबा क्या है? डोभाल जी, मुझे लगता है किसी विभाग
के होने से संस्कृति बचेगी नहीं। जी संस्कृति तभी बचेगी अगर प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा। जी विभाग की एक अपनी कार्यशैली होती है, अपने कार्य योजनाएं होती हैं, एक पूरा एनुअल प्लान होता है, एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से प्री प्लान प्रोग्राम होते हैं जी उसमें लोगों को फिट करना होता है, वो कार्यक्रम करने होते जी हैं, है ना। उससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। वो पड़ेगा फर्क तभी कि अगर माना मेरा कोई पर्यटक भाई गंगोत्री जाता है तो वो पता लगा कि वो धराली में जो है एक बहुत भव्य सा हमारा एक रासों का कार्यक्रम चल रहा है जी एक, वो ऑर्गेनाइज संस्कृति विभाग नहीं करा सकता, वो गांव के लोग, ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र करा सकता है। जी वहाँ पे जो कलाकार वो निरंतर चल रहा है, पर डे शो होता है, रात को, शाम को 5 बजे 6 जब भी होता है। जी एक वो पेड होता है भाई, 5 रुपए 10 रुपए पर व्यक्ति देना जी आपने, जी जी बहुत नॉमिनल चार्जेस, जी वो कई हजार रुपए हो जाएगा। जी और वो उससे जो है हमारे जो कलाकार है उनका मनोबल बढ़ेगा, मानदेय उनको मिल जाएगा, बिल्कुल उनके लिए एक अर्थ सोर्स बन जाएगा। वो मुझे लगता है इस तरह के पॉकेट पे काम करने की जरूरत है। कोई एक विभाग, अच्छा जब कोई चीज सरकारी जुड़ती है फिर सरकारी जैसा हो जाता है। जी 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 वो कोऑपरेटिव से ही हो पाएगा। जी और वो हर पॉकेट में, अब हम राजस्थान जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे हर एक मंच पे जो है वो अपना गाने के प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पर है ना, कोई सारंगी लेके चल, कोई इस प्रकार की चीजें लेके चल रहा है। जी पंजाब में भंगड़ा का इतना सारा है, और हमारे यहाँ तो बहुत बड़े भव्य विरासत है, बिल्कुल सांस्कृतिक विरासत, बिल्कुल लेकिन हमने उस तरफ सोचा नहीं है अभी जी कि हम जो हमारे माना बजाने वाले लोग हैं वो बेचारे आज बिल्कुल अजीब, मतलब बहुत खराब स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं जी। तो वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है जी। भाई, वो 10,000 रुपए नहीं कमा सकता महीने का, उतना वो नौकरी में कमा रहे हो, छोड़ा ढोल डाला, अपना काम करता, अपना काम करो, करेगा ही वो, बिल्कुल। तो क्यों ना हम उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दें कि 20-30,000 50,000 जो भी है वो महीने का कमाना की व्यवस्था बन जाए। तो अगर इस प्रकार से पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा तो जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो लोग हैं, एक तो उनका वो बचेंगे, जो लोग थे जो उसको आगे बढ़ा रहे थे हमारे सांस्कृतिक विरासत को, वो बचेंगे, वो छटेंगे नहीं। अपने अगर पैसा मिल रहा होगा तो मैं अपने बच्चे को भी अपने काम से जोड़ूंगा जी, बिल्कुल। तो इस तरह से काम होगा जी। जहां तक कि बाहर के कलाकारों की, अब इस पे क्या बोलना है, मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता जी। तो ये चीज देखने को मिली है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम पुनः अगर पुरानी समय के अनुसार देखें, उसकी तरफ बढ़े चले, तो हमारी जो वास्तविक संस्कृति है बहुत अच्छी संस्कृति है, ढोल दमाओं पे आधारित। जैसे आप पांडव वार्ता है या जीतू बगड़वाल है, उसको एक ग्राम सभा या एक गांव आयोजन करता था उस चीज का, और उससे जो मनोरंजन होता था, जो सीख मिलती थी वो बड़ी अच्छी मिलती थी। और आपने भी उस पे बड़ा अच्छा काम किया है। आपका जो जीतू बगड़वाल करके जो है एक, इसको हम कथा कह दें या इसको हम गीत कह दें, उस गायन में बड़ा अच्छा काम किया है। 2 लाइनें मैं चाहता हूँ कि आप प्रेषित करें। जो गीत है बगड़वाली है, ये जीतू बगड़वाल की कथा जी। इसको मैंने पूरी कथा को प्रस्तुत किया अपने कैसेटों में, 2 अंशों में किया था इसको। तो ये जो रूप है ये है रासो नृत्य के रूप में होता है। ये एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ जी, कोई अगर आपको सर्च करना चाहे तो किस नाम से यूट्यूब पे सर्च करें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पर मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, ओम बधानी ऑफिशियल। ओम बधानी ऑफिशियल में जाकर के आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गढ़वाली कविताएं, गीत, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नृत्य, इस सब के विषय में अलग अलग प्रकार के करीब 500 से ऊपर वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। और फेसबुक पर ओम बधानी ऑफिशियल मेरा पेज है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक प्रोफाइल ओम बधानी नाम से है, 2 प्रोफाइल है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं जी। और मैं आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे और इस चीज़ का पूरा फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आत्मसात करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा 2 लाइनें सुनते हैं जीतू बगड़वाल की। इंस्टाग्राम पर बधानी ओम करके मेरा पेज है, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।
बगोड़ी का बगडाल बाका जी तू सो सोरे जीत सिंगाहे होशिया उलार्या नामी भड़ जी तू सो सोरे जीत सिंगाहे बगोड़ी का बगडाल बाका जी तू सो सोरे जीत सिंगाहे तिरुशाली भरणा माकू है ताजी तू सो सोरे जीत सिंगाहे मांगली थे रखी शिकार जी तू सो सोरे जीत सिंगाहे जितु पहुंची गे कुंडरा का डांडा जितु सो सोरे जीत सिंगाहे बगुड़ी का बगडाल बाका जितु सो सोरे जीत सिंगाहे ये जीतू बगडवाल गीत का कुछ अंश जी। बहुत सुंदर इन्होंने धारा प्रवाह किया है और हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल जो कथा है, संक्षिप्त रूप में गीत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। देखिएगा जो हमारा ये गढ़वाल था पुरातन काल में 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था और हर एक गढ़ का एक गढ़ नरेश हुआ करता था। उसमें ये जीतू बगडवाल हैं जो हमारा राजा मान शाह था, उसके ये सामंत थे और बगोड़ी में इनको जो है राजा द्वारा भूमि दी गई थी और पंदेरा जिसको कहते हैं, जिसमें पानी आता है, वो दिया गया था। तो ये सामंत एक देव पुरुष भी था। इसकी बहुत अच्छी लौकिक कथाएं हमारे गढ़वाल में सुनने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप इसमें संक्षेप में थोड़ा बता दें, अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को। जी डोभाल जी, जीतू बगडवाल एक बहुत नामी भड़ उत्तराखंड में हुए हैं जी। और जीतू बगडवाल का केवल भड़ नहीं बल्कि इनकी बगडवालियां भी लगती हैं पूरे गढ़वाल में जी। देव रूप में भी इनको पूजा जाता है जी। दरअसल जीतू बगडवाल जो थे वो मूल रूप से बिस्ट थे वो, और हमारे जो उत्तरकाशी जनपद उसके टिहरी सीमा से लगा हुआ एक इलाका है चिनाली सोड ब्लॉक, वहाँ पे बगोड़ी गांव में वहाँ के रहने वाले थे जी। ये मतलब वीर भड़ थे और साथ ही साथ उनको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था जी। तो बताते हैं कि किंवदंतियां हैं ये कि वो जो जीतू बगडवाल जो है गंगोत्री के पास भटवाड़ी ब्लॉक एक जगह है, वहाँ पर रैथल एक गांव है, वहाँ गए। वहाँ इनकी एक साली थी, उनकी बहन वहाँ रहती थी, उसका ससुराल था, तो बहन को लिवाने ये गए थे। रुपाई के उस समय पूजा होती थी, तो पूजा किसी व्यक्ति विशेष के हाथ से लगती थी। उस वर्ष जो है जो पूजा थी वो बहन के हाथ पे आई, बहन के हाथ से पूजा होनी थी, तो वो अपनी बहन को लेने वहाँ गए थे। तो साली से मिलने भी चले गए। साली ने एक ताना दिया कि तो मेरे पास आया है जीजा, लेकिन मेरे लाया क्या जी। फिर उसने एक मृग होता है उसके मांस की कामना करी जी। वो वहाँ गया, फिर वहाँ बताते हैं कि जंगल में आचरियों ने उसको घेर लिया, हर लिया, और कुछ समय बाद जो है रुपाई वाले दिन जी। जीतू की जो है मृत्यु हो गई खेत में ही अपने, है ना। तो उसके बाद जो जीतू है वो देव आत्मा के रूप में, देवता के रूप में प्रकट हुए, तो तब से इनकी कथा प्रचलित है। बहुत सुंदर आपने इसका विवरण दिया है। अन्य भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जैसे हमने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है पंथ्या दादा, ये भी मात्र 14 वर्ष थे, और जो मैदिनी शाह का राज्य था अपने सन 1699 से, तो उसमें उन्होंने राजा के प्रति जो विद्रोह है उसको शुरू किया था। राजा की जो कर थे, जो टैक्स उन्होंने जनता पे लाद दिए थे, तो उसी प्रकार से ये देव पुरुष हुए हैं। हमारा माधव सिंह भंडारी है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हम पुनः उस संस्कृति की ओर चलें जो हमें गौरव देती है, और यहाँ पे बधानी जी ने भी, आदरणीय जी ने बड़ा जो है एक प्रेरणा गीत गा के आपको जो है पुनः आह्वान किया है कि आओ लौट चले गाँव की ओर,
और अपनी संस्कृति की ओर, उसका मकसद क्या था? देखिए तो डोभाल साहब, हम कितना भी विकास कर लें, कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन एक जो वृक्ष है वो तभी हरा भरा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। बिल्कुल। और हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति मूल रूप से केवल गाना बजाना, गीत संगीत नहीं है, बल्कि हमारा संस्कार है जी। हमारा रहन सहन, खान पान, जीवन, बोलना, हर रंग जो है जीवन का संस्कृति में जुड़ा हुआ है जी। तो अगर हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहेंगे जी। तो हमारा हर चीज बिल्कुल वो उस पेड़ की तरह है, हर पत्ती से लेके टहनियाँ से लेके सब तभी तक हरी भरी रहेंगी जब तक हम उनसे जुड़े हुए रहेंगे। तो मेरा आह्वान यही रहता है नए बच्चों से, नई पीढ़ी से, कि बिल्कुल सीखें, नई भाषा सीखें, नई संस्कृति, हर चीज सीखिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, लेकिन अपनी मूल जड़ों को मत भूलिए। और मैं तो हर इंटरव्यू में अपने ये बोलता हूँ कि जो हमारी उम्र के लोग हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, मजबूरी में हम लोग पलायन कर गए हैं, गाँव छोड़ा है, कोई बात नहीं, हम शहरों में भले ही आ गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को गाहे बगाए जब समय मिलता है अपने गांव लेके चले जाएं। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब समय मिलता है, और गांव के परिवेश में उनको रखें, तो वो कुछ जो अंश हैं, वो जड़ें हैं, उनके अंदर आएंगी। घर में हम लोगों ने क्या कर दिया है कि आज मॉडर्न होने के नाम पे इंग्लिश बोलना, वो सब उस कल्चर को, संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनाइए, लेकिन हमारा जो मूल है उसको भी साथ लेके चलें, उन संस्कारों को अपने बच्चों में दें, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक भाषा की बात है या संस्कृति की बात है, ये कोई दूसरा आके कभी बचाने वाला नहीं है हमारे लिए, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और हमारे माँ बाप ने हमारी पीढ़ी को दिया है, हमको भाषा भी सिखाई थी, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ सिखाया। अगर हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो ये मानिए कि हमारी ये जो थाती थी, ये विरासत थी, वो हमारे साथ ही खत्म हो जानी है। और अगर हमने बच्चों को सिखा दिया तो हमारा काम पूरा हो जाता है। अगले 30, 35, 40 साल तक जब तक हमारा बच्चा रहेगा, तब तक वो आगे बढ़ जाएगा। फिर वो दोष उन पे जाएगा अगर वो आगे उसको नहीं बढ़ाते हैं। तो ये होना चाहिए, और मूल जड़ों से अपने वास्तविक विकास के लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना ही पड़ेगा। जी, जो हमारी ये कुमाऊनी भाषा है, उसकी लोक संस्कृति है, गढ़वाली भाषा है, उसकी लोक संस्कृति है, इसके अलावा एक और लोक संस्कृति है जौनसारी। जी हाँ, आपने उस पर भी बहुत अच्छा कार्य किया है, भले ही वो समझने में ज़्यादा नहीं आती है हम लोगों की, लेकिन कर्णप्रिय है। एक बार अगर व्यक्ति सुनता जाए तो वो कहता है यार सुनता रहो। तो कुछ ऐसी जो आपके आत्मा के बिल्कुल नज़दीक हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, अगर दर्शकों के लिए 2 लाइनें अगर इसकी कष्ट करें आप तो। जी, अभी बहुत सारे हैं वहाँ पे, हारुल बहुत अच्छी होती है, नाटियाँ बहुत अच्छी हैं जी, लेकिन एक गीत सुनाता हूँ मैं आपको। ये जौनसार से साथ हमारा जो उत्तरकाशी जनपद लगा हुआ है, आराकोट क्षेत्र, बंगाण का क्षेत्र जो है, उधर घालमेल है संस्कृतियों का, दुसांत का क्षेत्र है वो। तो वहाँ पर एक परंपरा आज भी है कि बारात लेके लड़का नहीं, लड़की जाती है। अच्छा, लड़की बारात लेके जाती है। दूसरी बात, वहाँ पर जो भंडारा होता है, जो खानसामा होते हैं, वो छैया गाते हैं। छैया मतलब वो जब खाना पीना सब हो जाता है, उसके बाद अपना खा पी करके मस्त होकर सोते हैं, तब नाचते हैं। जी, सोने से खूब नाचते हैं। तो मैंने एक कैसेट में गाया था, छैया बोलते हैं इसको। छो भाइयों छैया के शो नाचेलो छैया, छो भाइयों छैया के शो नाचेलो छैया, छो भाइयों छैया, छो भाइयों घुंडड़ी मुआई नाचेलो छैया, छो भाइयों घुंडड़ी मुआई नाचेलो छैया, छो भाइयों छैया मांगे पुगारी छैया, छो भाइयों छैया मांगे पुगारी छैया, छो भाइयों छैया के शो नाचेलो छैया, छो भाइयों छैया के शो नाचेलो छैया,
छो भाइयों छैया मांगे सुरीरी डोलकी, छो भाइयों छैया मांगे सुरीरी डोलकी, छो भाइया छै, छो भाइयों छैया ऐशो मांदोना छैया, छो भाइयों छैया ऐशो मांदोना छैया। ये मोड़ा मोड़ा ये भाई केरी मोड़ाए रे, मोड़े मोड़ा ये भाई केरी मोड़ा। चारे डाण मासु राजा चारियो बाए रे, चौड़े मोड़ा ये भाई केरी मोड़ा। हाटे कोटी गांव में भाई दुर्गे माए, मोड़े मोड़ा ये भाई केरी मोड़ा। बहुत सुंदर आपने गाया है और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बड़ा पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आपको ये कंटेंट पसंद है तो हमारे जो चैनल है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री को, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल हमारे जो नौजवान हैं उस पीढ़ी को, जो पीढ़ी कहीं ना कहीं समझती है कि यार कुछ ना कुछ छूट गया है, उसको वापस पाना है। उनके अंदर मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तमन्ना जरूर है। वो भाषा बोल के ज़्यादा नहीं जानते लेकिन उसके तरफ आकर्षित रहते हैं, कोशिश करते हैं। गाने नहीं जानते लेकिन उसको गाते हैं, अपनी जुबान पे रखते हैं। और पुनः कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो पुरानी धरोहर है वो जरूर अपने साम्राज्य रूप में जो थी, विस्तार रूप में, वो पुनः लौट के आएगी। एक प्रेरणा जो आपके सिरमुख से आप देना चाहते हैं, प्लीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ नई पीढ़ी से, नए बच्चों से। मैं आजकल देखता हूँ कि वो गढ़वाली गीत संगीत की ओर बहुत हमारे बच्चे अग्रसर हैं। वो खूब सारे ऑडियो कैसेट, ऑडियो गीत, अपने ऑडियो गीत जो है रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसमें धुन वाइज ठीक है, म्यूजिक वाइज, क्रिएटिविटी के लिहाज से सब बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मैं महसूस करता हूँ वो है कंटेंट की कमी, और जो उनकी भाषा बोलने की शैली है उसमें दिक्कत। तो मैं ये आग्रह करूँगा नए बच्चों से सबसे कि वो ऐसा करें कि कोई भी गीत अगर वो उठाते हैं तो एक तो बहुत सारे हमारे गढ़वाल में कवि हैं, लिखने वाले बहुत सारे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उनसे संपर्क करें, उनके गीतों के साथ रिकॉर्ड करें, अपनी गायकी को आगे बढ़ाएं। जो बोलने का जो तरीका है गढ़वाली भाषा का या कुमाऊनी भाषा का, जौन सारी जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है उसको बोलने का, तो उसके लिए अच्छे से प्रयास करें। एक 2-3 बार लोगों के सामने जा कर के प्रस्तुत करके तब उसको रिकॉर्ड करें, तो प्रॉपर अगर चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भाषाई ज्ञान बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, समाज में जो चीज़ जाएगी वो बहुत बढ़िया चीज़ जाएगी। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एक गीत केवल आपका गीत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक गीत गाया और वो मैं नहीं गाया, मुझे जो उसका लाभ हानि मिला सब मेरा हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे ही गीत आपका पब्लिक में जाता है वैसे ही वो गीत आपका न रह करके पूरे समाज का, यहाँ तक कि वो प्रतिनिधि गीत हो जाता है आपके पूरे समाज का, आपके राज्य का, आपकी भाषा का। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप एक गीत, कोई भी प्रस्तुति दे रहे हैं मंच पे, उस समय आप ध्यान रखिए कि ये प्रस्तुति जैसे ही जब बाहर जाती है वो पूरे समाज की है। यानी यश और अपयश केवल आपका नहीं है, आपसे जुड़े हुए पूरे व्यक्ति का है, पूरे समाज का है, पूरे राज्य का, देश का तक का है। तो ऐसी कोशिश करिए कि बहुत बढ़िया सी चीज़ समाज में जाए और अच्छे संस्कार हमारे दिखाई दें समाज में। जो हमारी वास्तविकता है जो हमारी, उसको समाज में जाए। कोई ऐसा ना जाए कि किसी को अवसर मिले प्रश्न उठाने का हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर। ये बात मैं बोलना चाहूँगा। बहुत सुंदर एक प्रेरणा और एक सीख आपने संक्षिप्त रूप में दी है। कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। जाते जाते अपनी दुध बोली पे एक प्रेरणा गीत 2 लाइनों का अगर आपके श्रीकंठ से निकले। एक गीत के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ आप सभी का कि हम अपनी मातृभाषा में बात करें, उसे सीखें। हमारा पुरखों की समूण मातृभाषा की डाली, दे दादों सींची माँ बाबा जी ने पाली। हमारा पुरखों की समूण मातृभाषा की डाली,
दे दादोन सींची माँ बाबा जी ने पाली राजपाट की रे भाषा राजा महाराजों ने बोली राजपाट की रे भाषा राजा महाराजों ने बोली अरे हम लग्या शर्मा जी मातृभाषा छे पछाण अपनी भाषा मां बचाण गढ़वाली कुमोनी पछाण अपनी भाषा मां बचाण मातृभाषा छे पछाण अपनी भाषा मां बचाण। बहुत सुंदर आपने एक प्रेरणा दी है और आह्वान किया है कि अपनी भाषा जो है ये भाषा राजाओं की रही है, राजघरानों की रही है। और मैंने पूर्व में बताया था कि हमारा जो गढ़ क्षेत्र है ये 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था, लेकिन उनकी जो राजभाषा थी वो गढ़वाली थी। और गढ़वाली का जो मूल रूप है वो समाधि भाषा है। जो हमारी संस्कृत भाषा है उससे भी पहले की जो भाषा है, जो बोली है, वो संस्कृत की समाधि भाषा है। उसके बाद हमारी संस्कृत भाषा आई है और इसका जो रूप है वो गढ़वाली है। और गढ़वाली भाषा इसको देववाणी भी कहा गया है, देवताओं की वाणी। देवता लोग इसी वाणी में जो है बात करते थे, लेकिन पूरा संसार था तो इसको फिर उन्होंने समाधि भाषा और उसके बाद संस्कृत भाषा का रूप दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूल जननी जो वाणी है हमारी, ये विलुप्त हो रही है। और अभी यूनेस्को ने एक शोध जारी किया है, उस शोध के अनुसार एक दिन में 500 भाषाएं लुप्त हो रही है। और दुर्भाग्य से उन भाषाओं में हमारी गढ़वाली भाषा भी है, हमारी गढ़वाली बोली भी है। तो इसको संरक्षित कैसा रखा जाए, इसका संरक्षण कैसे हो, यहाँ पे आदरणीय जी ने बड़े सरल शब्दों से और एक गीत के माध्यम से आपको बताया है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने कीमती समय में से आपने बहुत अच्छा समय हमें दिया है। दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। एक नई कड़ी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।